हाँ, तो 12th क्लास देखो बेटा, आपका चौथा पार्ट चल रहा था बिहारी। ठीक है बेटा, तो हमने इसके 19 जो दोहे हैं उनका अर्थ कर लिया था। आज हम जो लास्ट दोहा बचा हुआ है 20वां, ठीक है, और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका अर्थ। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेहे। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि अंग अंग नग जगमगत। अब देखिए, नग का मतलब यहाँ किससे लिया गया है? नग का अर्थ यहाँ पे आभूषण से लिया गया है। ठीक है बेटा, नग का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? आभूषण से लिया गया है। ठीक है, जगमगत का मतलब किससे लिया गया है? प्रकाशित होने से लिया गया है। ठीक है, जगमगत का मतलब जगमगाने से यानी चमकने से इसमें लिया गया है। दीप शिखा, दीप शिखा से मतलब किससे लिया गया है बेटा? दीपक की लौ से। और देह का अर्थ क्या होता है? शरीर। ठीक है बेटा, नग का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? आभूषणों से लिया गया है। और जगमगत का मतलब यहाँ किससे लिया गया है? चमकने से लिया गया है। दीप शिखा का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? दीपक की लौ से लिया गया है। और देह का अर्थ क्या होता है? शरीर। ठीक है, बढ़ाए हूँ का क्या अर्थ लिया गया है यहाँ पे? बढ़ाए हूँ का अर्थ लिया गया है बुझाने पर। ठीक है बेटा, बढ़ाए हूँ का अर्थ किससे लिया गया है यहाँ पे? बुझाने पर लिया गया है। ठीक है, और उजियारों का मतलब किससे लिया गया है? प्रकाश। और गेहे का अर्थ घर से लिया गया है। ठीक है बेटा, बढ़ाए हूँ का मतलब किससे लिया गया है? बुझाने पर लिया गया है। और उजियारों का अर्थ प्रकाश से लिया गया है। और गेहे का अर्थ घर से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें मतलब जो नारी के शारीरिक सौंदर्य है उसका जो गोरा वर्ण है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरीके से नायिका की सखी नायक से नायिका के जो रूप सौंदर्य है, जो उसका गोरा वर्ण है, उसके बारे में कह रही है। ठीक है बेटा, तो देखिए, अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह। नायिका कह रही है कि जो नायक है, ठीक है, नायिका के बारे में कौन कह रही है? सखी कह रही है। तो वो कह रही है कि नायिका का जो शारीरिक सौंदर्य है वो अत्यधिक सुंदर है। किस प्रकार से सुंदर है? कि उसके जो अंग है उन पर क्या जड़े हुए हैं? आभूषण जड़े हुए हैं। और वो आभूषण जड़े होने के कारण उनका शरीर है वो दीपक की लौ के समान चमक रहा है। ठीक है बेटा, जगमगत का मतलब किससे लिया गया है? यहाँ पे चमकने से लिया गया है। ठीक है, दीप शिखा से मतलब दीपक की लौ की तरह। तो सखी क्या कह रही है नायिका के बारे में? कि नायिका का जो सौंदर्य है वो क्या है? अनुपम है। और नायिका के सौंदर्य, ठीक है, नायिका का सौंदर्य क्या है? अनुपम है। और नायिका के शरीर पर जो आभूषण जड़े हुए हैं, ठीक है, उन आभूषणों से क्या कैसी लग रही है नायिका? कि दीपक की लौ के समान वो चमक रहा है। उसका शरीर उन आभूषणों से दीपक की लौ के समान चमक रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेहे। यानी दीपक बुझाने पर भी उनके घर में उनके शरीर के कारण क्या रहता है? अत्यधिक प्रकाश रहता है। दिया बढ़ाए हूँ रहे का मतलब क्या है? यानी दीपक बुझाने पर भी शरीर रूपी दिए से उनके घर में हमेशा उजियाला यानी प्रकाश विद्यमान रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? कि नायिका ने जो आभूषण धारण किए हुए हैं उनकी चमक से उनके घर में हमेशा प्रकाश फैलता रहता है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए इसका। यानी जो नायक है, ठीक है, जो उससे नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई नायिका की सखी क्या कह रही है? कि अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी देह। यानी इसमें नायिका के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उनके गोरे वर्ण का इसमें वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? कि नायिका के अंगों पर जो नगीने यानी जो आभूषण जड़े हुए हैं, ठीक है, क्या कहा गया है? कि नायिका के अंगों पर जो आभूषण हैं उससे कैसा उनका शरीर उससे दीपक की लौ के समान चमक रहा है। ठीक है बेटा, यानी नायिका के अंगों पर जो नायिका ने आभूषण धारण किए हुए हैं अपने शरीर पर, ठीक है,
तो उन आभूषणों से नायिका का शरीर दीपक की लौ के समान चमक रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो ज्यारोगे, दीपक बुझाने पर भी उनके शरीर रूपी कांति से हमेशा प्रकाश फैलता रहता है। दिया बढ़ाए हूँ का मतलब क्या है? दीपक बुझाने पर भी बड़ो जियारोगे, यानी दीपक बुझाने पर भी उनके शरीर रूपी कांति से उनके घर में हमेशा प्रकाश फैलता रहता है। अर्थात जो नायिका का सौंदर्य है, जो उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जो आभूषण धारण किए हुए हैं, उसकी चमक से उसके घर में हमेशा प्रकाश फैलता रहता है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसमें जो अलंकार है वो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का क्यों प्रयोग किया गया है? पहले तो जो नायिका का शरीर है, ठीक है बेटा, उसकी तुलना किससे की गई है? दीप शिखा यानी दीपक की लौ से की गई है। ठीक है, उपमान क्या दिया गया है? दीपक की लौ दिया गया है। ठीक है, तो दीपक की लौ से उनके शरीर की तुलना की गई है, दीपक के समान बताया गया है उनके शरीर को। और दूसरा जो वाचक शब्द आता है सा से सी, ठीक है बेटा, सा से सी आते हैं, वो कौन से अलंकार में आते हैं? उपमा अलंकार में आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार का कैसे आ जाएगा? बै वर्ण की इसमें आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, और दूसरा इसमें है कि जो किसकी तुलना किससे की गई है, यानी जो नायिका का शरीर है, ठीक है बेटा, उसकी तुलना दीपक की लौ से की गई है। ठीक है, तो इसमें नारी के जो नायिका है उसके अनुपम सौंदर्य के बारे में बताया गया है। कैसे बताया गया है? दीपक की लौ के समान, यानी चाहे इसमें बढ़ चढ़ करके बताया गया है। बढ़ चढ़ करके कैसे बताया गया है? चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसके शरीर से कभी भी उजाला नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनके सौंदर्य के बारे में इसमें बढ़ चढ़ करके बताया गया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, तो ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, और नायिका के अनुपम सौंदर्य के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है बेटा, तो अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। अब देखिए इसका पहला प्रश्न देखिए कि बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? ठीक है, कौन से रस की इसमें प्रधानता है? बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है बेटा, कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। और बिहारी की जो काव्य शैली है वो कौन सी शैली है? मुक्तक काव्य शैली है। ठीक है, बिहारी की काव्य शैली कैसी है? मुक्तक काव्य शैली है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, अति लघुतरात्मक का कि कब को टेरतु दीन रट जगनायक जगवाई प्रस्तुत दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है? वो किससे बोल रहे थे बिहारी जी कि तुम गरीबों की ओर तो ध्यान नहीं देते, कब से वो दीन स्वर में तुम्हें पुकार रहे हैं जगनायक जगवाई, यानी तुम्हें इस संसार की हवा लग रही है। किसको बोल रहे थे कवि? किसको उल्हाना दे रहे थे? श्री कृष्ण को। ठीक है बेटा, किसको दे रहे थे? श्री कृष्ण को दे रहे थे। किस पर कटाक्ष कर रहे थे? श्री कृष्ण पर कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रश्न, किस लालच में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती हैं? कौन सी लालच में छिपा लेती हैं? यानी जो उनकी मीठी बातें हैं, उन मीठी बातों का आनंद प्राप्त करने के कारण वो उनकी मुरली को छिपा लेती है। ठीक है बेटा, किस लालच में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती हैं? यानी श्री कृष्ण की मीठी बातों का आनंद रूपी रस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तीसरा देखिए, श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? आप देखिए क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि क्या सोचती है नायिका कि शायद जो श्री कृष्ण है वो वन में विचरण करने के लिए चले गए हैं, और उनके सांवले रंग को देख करके मोरों को किसका भ्रम हो गया है? काले बादलों का भ्रम हो गया है, इसलिए वो मोर क्या करने लग जाते हैं? वन में नाचने लग जाते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या जाएगा इसमें कि श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? कि श्री कृष्ण के आगमन पर वन के जो मोर हैं उन्हें काले बादलों के भ्रम से वो नाचने लग जाते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? किस प्रकार से होता है? सोने, और जो शरीर है नायिका का वो भी किसके समान लग रहा था? सोने के समान लग रहा था। ठीक है, तो उनके आभूषणों की यानी सोने को स्पर्श करने पर तो वो कठोर लगता है, और नायिका के शरीर का स्पर्श करने पर वो कैसा लगता है? कोमल लगता है। ठीक है, तो स्पर्श से ही उनकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? स्पर्श करने पर होती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, जो लघुतरात्मक है उसका पहला प्रश्न देखिए, जगत के चतुर चितेरे को भी मूढ़ बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा? अब देखिए बेटा, जगत के चतुर चितेरे से मतलब यहाँ किससे लिया गया है? चित्रकार से लिया गया है। और मूढ़ से मतलब किससे लिया गया है? मूर्ख से लिया गया है। तो क्यों बनना पड़ा था? क्योंकि चाहे कोई भी वस्तु हो, यदि वो प्रति क्षण हर पल यदि वो परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित यदि वो होती रहती है, तो उसका चित्र बनाना बहुत कठिन होता है। उसका चित्र सही ढंग से नहीं बन पाता है। सही ढंग से केवल स्थिर वस्तु का ही चित्र बन पाता है। ठीक है, तो नायिका का सौंदर्य कैसा था? पल पल में परिवर्तित हो रहा था, पल पल में उसमें क्या आ रहा था? नयापन आ रहा था। इसलिए जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनके लिए नित्य परिवर्तित होती चीज़ों का चित्र बनाना मुश्किल हो रहा था। उसी प्रकार यानी नायिका की सौंदर्य भी पल पल में क्या हो रहा था? परिवर्तित हो रहा था। तो इसलिए नायिका का चित्र बनाना यानी नायिका की सौंदर्य युक्त नायिका का चित्र बनाना उनके लिए कठिन हो रहा था। ठीक है, इसलिए वो उनका चित्र नहीं बना पाए थे। तो उन्हें यहाँ से क्या बन करके जाना पड़ा? मूर्ख बन करके जाना पड़ा। ठीक है, तो किसे कहा गया है? चतुर चित्र यानी प्रसिद्ध चित्रकारों को इसमें मूर्ख कहा गया है, क्योंकि वो चित्र नहीं बना पाते हैं। नित्य परिवर्तित होते जो नायिका का रूप सौंदर्य है उसका वो चित्र नहीं बना पाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए अब दूसरा प्रश्न, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सु बात। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से नायक नायिका आँखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के किन भावों को प्रकट कर रही है? अब देखिए बेटा, कौन से भावों को इसमें प्रकट कर रही है? यानी प्रेम प्रकट करता है कौन? नायक। ठीक है बेटा, नायक प्रेम प्रकट करता है संकेतों के माध्यम से, तो नायिका क्या कर जाती है? नट जाती है। तो इसमें रीझने की, नटने की, खींचने की और मिलने की, हर्षित होने की, प्रसन्न होने की और लज्जित होने के हृदय के मनोभावों को इसमें प्रकट किया गया है। ठीक है बेटा, कौन से भावों को इसमें प्रकट किया गया है कि किस तरह से वो अपने प्रेम को नायक नायिका से अपने प्रेम के बारे में कहता है, और उनकी उस कहने की प्रवृत्ति को देख करके नायिका नट जाती है, और नायिका की नटने की प्रवृत्ति को देख करके नायक उस पर रीझ जाता है। तो रीझने की, खींचने की, ठीक है, मिलने की और मिलन से प्रसन्न होने की, खिलने की, हर्षित होने की, लज्जित होने के हृदय के मनोभावों को इसमें प्रकट किया गया है। ठीक है, और किस तरह से वो आँखों के इशारों से ही अपने हृदय के मनोभावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए इसमें, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देहे दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेहे। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा करते हुए क्या कहना चाहती है? अब देखिए बेटा, इसमें किस तरह से वो प्रशंसा कर रही है? नायिका के अंग की किस तरह से प्रशंसा कर रही है? यानी नायिका के गोरे वर्ण की उसकी सखी प्रशंसा कर रही है कि जो नायिका का शरीर है जब वो आभूषणों को धारण कर लेती है, ठीक है, नायिका जब अपने शरीर पर आभूषणों को धारण कर लेती है तो उसका शरीर किसके समान चमकने लग जाता है? दीपक की लौ के समान उसका शरीर चमकने लग जाता है। और यदि घर में अंधेरा रहता है तो उसके शरीर से उसके घर में चारों ओर क्या फैल जाता है? प्रकाश फैल जाता है। ठीक है बेटा, यानी दीपक की लौ के समान ही उसके शरीर से घर प्रकाशित होता रहता है।
ठीक है। तो इसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नायक से यानी नायिका की जो छवि है, जो उसकी गोरा वर्ण है, उसके प्रति नायक को वो आकर्षित करना चाहती है। ठीक है, तो इसलिए उसकी छवि की उन्होंने प्रशंसा की है। ठीक है बेटा, अब देखिए व्याख्या। कहत सबे बेंदी बढ़त उदोतु प्रस्तुत दोहे का भावार्थ। ठीक है बेटा, अब प्रस्तुत दोहे का भावार्थ क्या है इसमें, कि जो बिंदी है उसमें क्या बताया गया था दोहे में, कवि ने क्या बताया था बिहारी जी ने, कि किसी भी अंक के सामने बिंदी रखने से उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से नायिका के जो ललाट है, मस्तक है, ठीक है, उस पर बिंदी लगाने से उसके सौंदर्य में भी अनुपम वृद्धि हो जाती है। ठीक है बेटा, क्या बताया गया है कि किसी भी अंक के सामने जब शून्य रख दिया जाता है तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार नायिका के मस्तक यानी ललाट पर बिंदी लगाने से उसके सौंदर्य में अनुपम वृद्धि हो जाती है। अर्थात क्या हो जाता है, उसके सौंदर्य बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको इसका भावार्थ लिखना है, दोहे की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, और आगे देखिए कागज पर लिखत ही है। अब देखिए बेटा इसमें कौन से दोहे का अर्थ आ जाएगा, कौन से दोहे की इसमें व्याख्या आ जाएगी। देखिए इसमें बताते हैं कि जो नायिका है वो कागज पर क्या नहीं लिख पा रही है, अपने संदेश को वो कागज पर नहीं लिख पा रही है। क्यों नहीं लिख पा रही है कागज पर अपने संदेश को, क्योंकि जब विरह के कारण वो रोने लगती है तो कागज क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। ठीक है, तो गीला होने के कारण वो कागज पर वो अपना संदेश नहीं लिख पाती है। और दूसरा क्या है, और संदेश कहने में भी वो लज्जा का अनुभव करती है। ठीक है, तो बाद में क्या कहती है वो, कि मेरा तुम्हारा जो हृदय है वो मेरे हृदय की सारी बातों को कह देगा। अर्थात मेरी दशा का तुम्हें अपने हृदय की अनुभूति से पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको दोनों पदों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो व्याख्या आपको पता है किस तरीके से करनी है। पहले क्या लिखना है, इसमें कठिन शब्दार्थ आपको पहले लिखना है। पहले क्या लिखना है, कठिन शब्दार्थ लिखना है। उसके बाद आपको व्याख्या और भावार्थ लिखना है। ठीक है, और फिर आपको क्या लिखना है, नहीं पहले तो आपको कठिन शब्दार्थ लिखना है, फिर दूसरे पे क्या लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है। ठीक है बेटा, क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। तीसरे पे क्या लिखना है, व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, और फिर चौथे पे क्या लिखना है, विशेष आपको लिखना है। ठीक है बेटा, इस तरह आपको 4 पॉइंटों में इसकी व्याख्या करनी है। पहला पॉइंट कठिन शब्दार्थ आ जाएगा, दूसरा प्रसंग आ जाएगा, तीसरा व्याख्या आ जाएगी और चौथा विशेष आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 4 पाठ आपके आज कंप्लीट हो गए हैं। कल हम 5वां पाठ पढ़ेंगे।